हेलो दोस्तों। तो आज पटना और बिहार हमारा 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ही अ, अव्यवस्था का सामना कर रहा है, विशेषकर पटना और पटना का पूर्वी क्षेत्र। कोचिंग एक्ट के बारे में और कोचिंग के बारे में, दो कोचिंग की आपसी लड़ाई, हम इस वीडियो में सरकार ने भी कुछ कहा है और ऐसे भी कहा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि कोचिंग एक्ट बिहार में 2010 में ही बन चुका है और आज हम स्ट्रेट वे फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि बिहार में 2010 के बाद क्या हुआ। अगर सरकार ने इन मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो जो आज हो रहा है संभवतः ये आज नहीं होता। और आज विवाद भी किस चीज के लिए हुआ है, तो सिपाही की परीक्षा में सबसे ज्यादा रिजल्ट किसने दिया। भाई अगर ये यूपीएससी की परीक्षा के लिए हुआ रहता, कोई बड़ी परीक्षा के लिए हुआ रहता तो और भी बात है, ठीक है। और उन चीजों पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बोला, अंजना ओम कश्यप ने क्या बोला और किसी ने क्या बोला, फिर उसके बाद यूट्यूबर्स की बाढ़ आ गई। तो मेरा स्पष्ट मानना है, हो सकता है कि किसी को मेरी राय पसंद हो ना हो, यूट्यूबर एक नई प्रजाति है और यूट्यूबर्स शिक्षक के तौर पर 2018 के बाद और विशेषकर जब कोरोना आया उसके बाद हम लोगों को उनसे कोई ऐतराज नहीं है। अगर किसी आदमी को किसी खास आदमी से पढ़ना है तो दूसरा उसमें क्या कर ले सकता है, कोई फ्री पढ़ा दे, कोई अपना पैसा दे के पढ़ा दे, कोई बुलेट दे के पढ़ा दे, उससे कोई मतलब हम लोगों को नहीं है। लेकिन जरूर हम बिहार के रहने वाले हैं तो हमको क्वालिटी एजुकेशन से मतलब है। किसी को खराब लगे अच्छा लगे, कौन गुरु, आप किसी को क्या बनाते हैं ये आपका सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन बिहार के एक नागरिक होने के नाते जो हम लोग भी 1991 से पढ़ाते हैं, हम लोग कोई आसमान से उतरे हुए या आसमान से टपक नहीं गए हैं अचानक से। इस बिहार में कोचिंग की दुनिया में हम लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया है। जो लोग कभी पैदा नहीं हुए होंगे, 1991 में कितने लोग पैदा हुए होंगे आप समझ सकते हैं, उस समय से हम लोग हैं। तो एज ए बिहारी हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन चीजों पर बोलें, आपको अच्छा लगे खराब लगे वो भोगना आपको होगा। क्वालिटी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो किस तरह से यूपीएससी का जब रिजल्ट होता है तो पटना के लोग कितने मायूस होते हैं। और बिहार के जिन लोगों पर आप गर्व करते हो, कोई बिहार में रह के नहीं पढ़ रहा है, वो बाहर रह के पढ़ रहा है, उस समय पढ़ रहा है जब आप कोचिंग और इतने गुरु लोगों का नाम करते हैं। जिस समय हम लोग थे अपने प्राइम में थे, उस समय इस पटना से, इस कमरे से लोगों ने यूपीएससी किया है और किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम कोचिंग एक्ट के बारे में सीधे आपको बताते हैं, सरकार के लिए भी है आम जन के लिए भी है। देखिए इसी तरह की दुर्घटना 2010 में हुई थी, उसी गोपाल जो मार्केट है उसके आसपास के इलाकों में, और तब सरकार जागी थी। दिक्कत यही है कि जैसे अभी होटल में आग लग गई दिल्ली में, अस्पताल में आग लग गया मुजफ्फरपुर में, तो जब दुर्घटना घटती है तब सरकार सचेत होती है। लेकिन उस समय भी 2010 में दुर्घटना घटी, सरकार सचेत हुई, लेकिन फिर वही माहौल छोड़ दिया गया और किनके लिए छोड़ा गया पता नहीं। और आज जब फिर से मामला बिगड़ा है तो कहा जा रहा है कि हम लोग कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। कानून आप कितने तत्परता के साथ जमीन पर लागू करते हैं तब कानून का महत्व होता है। तो आप देख रहे हैं कि कोचिंग एक्ट बिहार सरकार का असाधारण अंक था, गजट था। ये 28 अप्रैल 2010, 8 वैशाख 1932 जो इसमें लिखा हुआ है, और ये लागू किया गया बिहार के राज्यपाल के आदेश से, प्रभारी सचिव के आदेश से, और इसका नाम रखा गया बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2010, और इसका विस्तार पूरे राज्य में हुआ। और कहा गया कि सरकार से मतलब है बिहार सरकार, निबंधन अपना करवाइए जिनको करवाना है। जो यहाँ है कि सभी निबंधित कोचिंग संस्था से, यानी जो हर कोचिंग संस्थान को सरकार के यहाँ जहां भी उन्होंने बताया था वहां निबंधन करवाना था। और कोचिंग संस्थान से यहाँ जो मूल बात है, यहाँ पर शिक्षण फीस भी देना था, टीचर का नाम भी देना था, कौन पढ़ाएंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, सारी सुविधा आपकी कोचिंग में क्या है, सब कुछ उसका एक प्रारूप था। और कुछ भी ऐसा होना होता तो कमिश्नर और प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ अपील किया जाता। कोचिंग संस्थान का मतलब उस समय था कि निबंधित संस्था और ट्रस्ट द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन 10 से अधिक छात्र जहां पढ़ेंगे, 10+ जो छात्र पढ़ेंगे वो कोचिंग कहलाएगा, 10 से नीचे वाले को कोचिंग नहीं कहलाएगा। और पाठ्यक्रम, निबंधन फीस, निबंधन प्रमाण पत्र सबको रखना था, नियमावली का पालन सब आदमी को करना था। और अध्याय 2 में
अगर फीस था तो उस जमाने में 5,000 फीस था, रिन्यूअल के लिए 3,000 फीस था, निबंधन की अवधि 3 साल थी। और जो इस अधिनियम के आरंभ होने के बाद कोई व्यक्ति जो कोचिंग संस्थान स्थापित करने या चलाने का इच्छुक हो, निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए जिला पदाधिकारी को सब चीज 5,000 रुपये की निबंधन फीस के साथ आवेदन देगा। उसमें पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, पाठ्यक्रम सब कुछ दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो भी होगी, देखिए यहाँ अधिकतम छात्रों की प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम छात्रों की संख्या उल्लिखित की जाएगी। ये कहाँ पालन हुआ? अधिकतम छात्रों की संख्या का उल्लेख किसी ने किया? सरकार ने कभी इसका जांच किया? एक क्लासरूम में 1,000 बच्चा पढ़ेगा कि एक क्लासरूम में 5,000 बच्चा पढ़ेगा कि एक क्लासरूम में 50 बच्चा पढ़ेगा? ये आपके कोचिंग एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो उस चीज का जब कोचिंग एक्ट बना हुआ है, सब कुछ है, और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक, गैर सरकारी शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षकों, मतलब कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं जाएगा। आप खुद देखिए अपने आसपास और पूरे गांव घर से लेकर सभी जगह कि कितने सरकारी शिक्षक स्कूल को छोड़कर या आगे पीछे जो भी हो वो कोचिंग कराते हैं, कोचिंग खोले हुए हैं। उसको रोकने वाला कौन है? तो पहले जो कानून बना है उसको तो पालन करवा लीजिए। अब संस्थान का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि, शिक्षण फीस, सब कुछ प्रोस्पेक्टस में लिखना था। इसको जांच करने वाला कौन है? फिर इसके अलावा व्याख्यान, ट्यूटोरियल की संख्या, ग्रुप डिस्कशन, सब कुछ देना था। फिर आधारभूत संरचना के एक अधीन वर्ग में न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर। हालांकि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि एक छात्र के लिए 1 वर्ग मीटर तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज में भी 1 वर्ग मीटर आप नहीं देते हैं। लेकिन 1 वर्ग मीटर जब जिनको आप गुरु, महागुरु सब कुछ बनाते होंगे, हो सकता है कि संसार के सर्वकालिक महान गुरु हैं, उनसे हमको क्या मतलब है? वो आप मानिए होंगे भी, लेकिन क्या जब 1,000 और 2,000 और 5,000 बच्चों को पढ़ाते समय वो फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो आपने इस चीज का जांच किया कि उनके क्लास में कितने क्षेत्रफल में कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो ये लागू कीजिएगा तो ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्लस किसी भी क्लास में बेंच, डेस्क, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, जलमल निकासी, स्वच्छता की सुविधा, अग्निशमन की सुविधा, जब कुछ हंगामा होगा तो आप उसको जांच करने चलते हैं। लेकिन जब आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा, साइकिल वाहन पार्किंग की सुविधा, है ना, और जब ये सारे कंडीशंस पूरे होंगे तो सरकार उनको कोचिंग चलाने की अनुमति देगी। लेकिन जिन चीजों को आपने ऊपर देखा, क्या कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए काफी नहीं है? ये 2010 में बना हुआ कानून है। इस कानून को आपने कभी भी सही रूप से लागू किया? और अगर लागू किए रहते तो आज जो समस्या है वो समस्या नहीं होती। तो और फिर तो स्ट्रक्चर है कि उस प्राधिकार, जो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारे लोगों, कभी ऐसा हुआ नहीं है ना। और निबंधन के लिए, नवीनीकरण के लिए 3,000 है। संस्थान के कार्यकलाप की जांच कभी भी अनुमंडल पदाधिकारी कर सकते हैं। ये जब हंगामा कभी कुछ होता है तब कभी रेयर लोग घूम लेते हैं। और उस समय भी जब जांच चला था तो आप जिनका नाम लेते हैं उधर इलाके में ही कुछ हुआ था, तो फिर इंटेंसिव चेकिंग हुआ और फिर वो रद्दी बस्ते में डाल दिया गया। फिर और जो इनका व्यवहार न्यायालय का इनका ताकत होगा, सब कुछ जो भी है, किसी व्यक्ति का ये लोग समन, इनका जुडिशियल पावर क्या है, ये अध्याय 3 में है। इसके अलावा अपीलीय पदाधिकार है कि कहाँ अगर कोई परिवाद होता है, कोई दिक्कत होती है तो कहाँ अपील करेंगे। अपील करेंगे तो भी अनुमंडल पदाधिकारी, अध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, सदस्य, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होते हैं, सदस्य सचिव होते हैं। और कोचिंग संस्था को 4, 5, 6 और 7 धारा के तहत
कार्रवाई के विरुद्ध कमिश्नर जी के यहाँ पर वो अपील कर सकता है कोई भी कोचिंग संस्थान। सरकार पूर्व प्रकाशन के अध्ययन इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियमावली और विनियमावली बना सकेगी, और बाद में कानून बनाने का अधिकार है इनको। इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबंधों और निर्गत अधिसूचनाओं से संगत ऐसा कोई स्पष्टीकरण निर्गत कार्य कर सकेगी जिसे संदेह या कठिनाइयों को दूर करने के लिए जरूरी हो। और इसको अपना प्रकाशित किया, फिर ये अंग्रेजी में है। तो इसमें जो नियम है, ये नियम क्या धरती पर जमीन पर लागू किए गए, और अगर ये लागू किए गए रहते तो क्या इस तरह की घटना दुर्घटना होती। और जो अव्यवस्था फैली हुई है, जिस तरह से कोई भी आदमी फी के रेगुलेशंस यहाँ देना है, अगर आप कह रहे हैं कि हम 1 रुपये में पढ़ाएंगे, आप लिख कर दीजिए, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। फ्री में पढ़ाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन, किसी को क्या ऑब्जेक्शन है। अगर आप किसी को फ्री में ही पढ़ा रहे हैं तो दूसरे को इससे क्या लेना देना। जब सरकार अनुदान नहीं दे रही तो सरकार को भी नहीं लेना देना नहीं ही होता है, दूसरे लोगों को भी कोई लेना देना नहीं हो सकता है। अब लेकिन आप जो इस कोचिंग एक्ट का जो यहां पर जो चीज लिखा हुआ है कि कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन सरकार के सारे लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, सभी लोगों के लिए ये जो घ है इस अध्याय 2 का घ कि कोचिंग संस्था की आधारभूत संरचना के अधीन वर्ग कक्ष का न्यूनतम क्षेत्र प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर होगा। हालांकि 1 वर्ग मीटर वर्केबल नहीं है कमर्शियल इलाकों में, लेकिन फिर भी उतना नहीं तो लेकिन बैठने लायक व्यवस्था। एक क्लास में फिर संख्या भी आपने कहा है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम छात्रों की संख्या उल्लेखित की जाएगी। ये कभी आपने पालन करवाया है क्या? कभी देखा है कि जो पढ़ा रहा है उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या उन लोगों ने आपके यहाँ सर्टिफिकेट जमा किया? तो जो इस कोचिंग एक्ट में प्रावधान है, अगर इन प्रावधानों को आप जमीन पर लागू कर दें तो नए कानून बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर सरकार को लगता है कि कुछ नए उपबंधों को जोड़ा जा सकता है तो आपको प्रावधान है, इसी एक्ट में प्रावधान है कि स्पष्टीकरण के लिए आप नए प्रावधान जोड़ सकते हैं। अमेंडमेंट तो संविधान में होता है, ये तो कानून है। हालांकि यह भी कानून विधानमंडल के द्वारा पारित है, दोनों ही सदनों के द्वारा पारित किया गया था। लेकिन मेरा यह कहना है कि कानून केवल ब्लैक एंड व्हाइट में लिखकर ठंडे बस्ते में डाल देने से नहीं होता है। और किसी के खिलाफ आप एक्शन लीजिएगा और किसी के खिलाफ चुप होता है तो कानून का माखौल उड़ता है। जो कानून का इकबाल है, जो कानून का डर है लोगों में, वो कम होता है, विश्वसनीयता कम होती है। इसलिए अगर हम लोगों जैसा आदमी, अब कुछ लोग को लगता है या जो मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, कुछ लोगों का लगता है कि हम लोग जलन में ऐसा बोलते, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों के यहाँ स्टूडेंट नहीं है। तो मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, बच्चों का सैलाब क्या होता है वो हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी में देखा है। क्राइम क्या होता है हम लोगों ने भी जिंदगी में देखा है। तो उसके लिए हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है। हम लोगों ने अपने क्लासरूम से जिन लोगों को पढ़ाया है वो आईएएस हैं। हमको आपके और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ज्ञान क्या होता है, पढ़ाया कैसे जाता है, ये हम में पैदाइशी गुण है। लोग कहते हैं ना, मेरे पिता भी बहुत ही फेमस, बहुत ही रेस्पेक्टेड टीचर थे, और जो विषय मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं तो कहता हूँ जो विषय मेरा विषय इतिहास है,
और किसी को भी अगर इस तरह की कोई मन में भ्रम हो तो ओपन है, टॉपिक कोई भी हो, कहीं भी हो, ओपन आकर बात कर लो भाई। कभी भी उपलब्ध रहूंगा बिना तैयारी के। इतिहास यूपीएससी लेवल का छोड़ दो, दूसरे लेवल का, उसके लिए ये खुला चैलेंज है, खुली चुनौती है। जो भी समझता हो कभी भी कहीं भी बुला लो, ऑडियंस कोई टॉपिक बोलेगी, फिर बात करके देख लो। इसलिए इसका सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। और जहां तक किसी भी संस्थान का चक्र चलता है तो जीवन का चक्र है। अमिताभ बच्चन की भी स्थिति खराब हुई थी, कभी सुपरस्टार है और वो कोई सुपरस्टार से शुरू नहीं हुए, और जिनका नाम लेते हो उनका भी स्थिति देखो। और शायद कोचिंग दुनिया का भाई मैं पहला और एकमात्र आदमी हूंगा जो 1994 से जब मैंने कोचिंग खोला, मैंने किसी दूसरे कोचिंग के दरवाजे पर पैर नहीं रखा। मेरे कोचिंग की हालत खराब रही, अच्छी रही, बुरी रही, बहुत दिक्कत फेस किया है मैंने। मैं किसी के दरवाजे पर क्लास मांगने 1994 के बाद नहीं गया। मैं अपने आत्मबल से रहता हूं। इसीलिए मुझे हर चुनौती जीवन की स्वीकार है। मुझे हर चुनौती अपने कैरियर, प्रोफेशनल कैरियर का स्वीकार है। और मैं इसी में चलता हूं, जिन चीजों को मानता हूं उसी के अनुसार चलता हूं। और मैं हूं क्योंकि कोचिंग मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा पैशन है, मेरी आइडेंटिटी है। और मेरी आइडेंटिटी में कोई वैसा दाग नहीं लगा जिस तरह से अभी हो रहा है। इसलिए जहां तक हो सका, हम भी 100% कभी नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता। हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, रहेंगे ही, आदमी हैं, हम तो कोई भगवान है नहीं औरों की तरह। लेकिन हमने अपना बेस्ट देने का प्रयास हर समय किया है, जो मेरी क्षमता रही है, जितनी क्षमता रही है। इसलिए यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी ऐसे एग्जामिनेशन हो, हैं लोग मेरे भी, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं जाना है। हम लोग एक संस्कार से बंधे लोग हैं, एक परंपराओं से बंधे लोग हैं। हम लोगों ने बड़े लोगों के साथ पढ़ाया है, उनसे सीखा है, अपने गुरुजनों से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है, अपने परिवार में उस संस्कार दिया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने से छोटों का भी सम्मान करना है, और शिक्षा को शिक्षा ही रहने देना है। इसीलिए हमारा विरोध हो, समर्थन हो, हमारा एक ही उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप चपरासी के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, बैंक के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, रेलवे के लिए पढ़ाइए, बीपीएससी यूपीएससी के लिए पढ़ाइए, लेकिन एक ही आदमी ग्रुप डी का भी पढ़ाएगा और यूपीएससी का भी पढ़ाएगा। इसका भी नियंत्रण होना चाहिए। जिसके चेहरे पर एडमिशन होता है उसको पढ़ाना चाहिए। यह भी लड़कों के साथ धोखा है। जो गलत रिजल्ट देता है, जिस तरह से सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत के 46 कोचिंग संस्थानों को दंडित किया है, सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट पर जाइए और जो चेहरे चमकाते हैं, बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनका नाम उसमें देखिए शामिल है कि नहीं। तो जिसकी बुनियाद झूठ पर खड़ी है, जो रिजल्ट झूठ बोलता है, झूठ है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिजल्ट देने के लिए जो दंडित हुआ है, उसका नैतिक अधिकार है बोलने का। पैदा होता है और 200 रिजल्ट देता है। रिजल्ट है 19,000 दिया 20,000, यूपीएससी का रिजल्ट 1,000 दिया 3,500। तो वो अनैतिक है, हम कहेंगे ही अनैतिक। आपको अच्छा लगे, आपको भगवान मानना है, मानिए। तो मैंने कोचिंग एक्ट की बात कही। मेरा कहना इतना ही है कि कोचिंग एक्ट है, इसी के प्रावधानों को अगर सरकार चाहती है कुछ परिवर्तन करना है तो करें, और जल्दी करें। और इस तरह के एलिमेंट्स पर नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो बिहार का माहौल बिगड़ा हुआ है, बिगड़ जाएगा। और पटना वाली घटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। अगर ये लोग चाहते तो घटना ऑन स्पॉट दोनों पर कंट्रोल करते, दोनों को नियंत्रित करते, घटना वही खत्म हो गई रहती।
इस तरह से सड़कों पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पर ही हम लोग आते रहेंगे।